नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो सप्पसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्देशीं पठनं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलिभद्राज जनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमन्वितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली 2 दिन से ज्योतिष क्लास में हम मंगल की चर्चाएं करते हैं। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो अपनी कुंडली में मंगल होते हुए भी, यानी कि मांगलिक कुंडली होते हुए भी वह मंगल दोष आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता है और आपका मात्र की मात्र सिर्फ अच्छा ही करेगा। वैसे प्रकार के कुछ योग आज के यह प्रवचन, यह क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे। भाग्यशाली मंगल वो अपने जीवन काल में ऐसा कहा जाता है कि वो मंगल का शुभ अर्थ यह है कि अगर वो मंगल होता, अमंगल होता तो फिर उसका नाम मंगल क्यों रखा जाता। अगर यह मंगल अमंगल होता तो उसका नाम मंगल क्यों रखा जाता। यानी कि ये मंगल ही बोल रहा है कि मैं अमंगल नहीं हूं, परंतु मैं मांगलिक करने वाला, अच्छा करने वाला, वैसा मंगल बोला जाता है। मंगल का भी अगर समझ लो कि शुभ अर्थ किया जाए तो अनुकूलताएं होता है, मांगल्य होता है, जीवन में आती हुई जो मधुरता है वो बोला जाता है। तो इस प्रकार का ये मंगल का शुभ अर्थ बोला जाता है। भाग्यशाली मंगल क्या करता है, तो मंगल शुभ परिणाम के अनुसार कहा जाता है कि वो अनुशासन प्रिय वह मंगल बोला जाता है। मंगल कठोर और घोर स्वाभिमानी बोला जाता है। वैसा प्रकार का ये मंगल हम आज देखेंगे। ठीक है, व्यक्ति जब घोर स्वाभिमानी और कठोर होता है तो वो अपने जीवन काल में क्रोधी भी हो सकता है और क्रोध के कारण न करने का कार्य वो करके बैठ जाता है। क्रोधी होते हुए वो अपने जीवन काल के अंदर चौथा भाव जो सुख का बोला जाता है, जहां पे मंगल की चौथे, ऐसे पहली दृष्टि, परंतु चौथे भाव के ऊपर मंगल जहां पे होता है वहां से चौथे भाव के ऊपर दृष्टि करता है तो उसका भी नाश कर सकता है। भाग्यशाली आपने जनरली देखा होगा कि सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट या तो फिर जो कंप्यूटर के द्वारा पाई हुई जो कुंडली होती है या तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आपने कोई कुंडली निकाली गई हो तो वो कुंडली के अंतर्गत मांगलिक कुंडली शायद लिखा हुआ मिलता है, परंतु मांगलिक कुंडली का अर्थ का शब्द आप बिल्कुल भी ऐसा गलत मत लेना, क्योंकि मंगल दोष होते हुए भी, यानी कि मांगलिक कुंडली होते हुए भी अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें होते हुए भी कई सारे प्रकार के ऐसे ऐसे योग आते हैं जिस कारण से वो मंगल अशुभ नहीं करता है परंतु बहुत कुछ फायदा कारक बन सकता है। यानी कि बुरा तो नहीं करेगा
परंतु फायदा अधिक से अधिक वो जातक को देने का प्रयत्न करेगा। तो इसलिए मंगल को आज हम देखते हैं कि मंगल को निवारण कैसे होता है। मंगल का निवारण होते हुए अपने जीवन काल के अंतर्गत मांगलिक कुंडली होते हुए भी मंगल का दोष हमारे जीवन काल के अंतर्गत वो नड़ता नहीं है, तकलीफ रूप बनता नहीं है, और उससे उल्टा वो हमें खूब फायदा कारक भी बन सकता है। वैसे प्रकार के कुछ योगों की आज हम बात करेंगे। तो भाग्यशाली अवश्य में वो देखने जैसा है, समझने जैसा है। अगर समझ लो कि वो मंगल, मैंने कल ही या तो परसों भी आपको बोला था कि इस प्रकार कुंडली में ये पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो वो मांगलिक कुंडली जरूर बनती है। परंतु उसके अलावा अगर समझ लो कि दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वां लाभ स्थान में अगर वो मंगल होता है तो वो मंगल वाली कुंडली नहीं कही जाती है। दूसरी बात यह भी है कि अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें ये 5 स्थान में अगर मंगल समझ लो स्वगृही होता है। स्वगृही का अर्थ होता है कि जहां पे मंगल बैठा हुआ है वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ हो, या तो 8 नंबर लिखा हुआ हो, या तो 10 नंबर लिखा हुआ हो, यानी कि 1 नंबर यानी कि मेष राशि हो, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि हो, 10 नंबर यानी मकर का मंगल हो, तो वो मंगल बुरा नहीं करता है किंतु बहुत कुछ फायदा कारक बन सकता है। तो भाग्यशाली मंगल आपकी कुंडली में कहां पे है वो आप देख लीजिए। मंगल जहां पे जिस बॉक्स के अंदर, जिस भाव के अंदर बैठा है वहां पे क्या 1 नंबर है, क्या 8 नंबर है, या तो क्या 10 नंबर है, वो जरूर देखने का प्रयत्न करो। उसके बाद अगर समझ लो कि मंगल वो गुरु और शुक्र जो एक प्रकार से शुभ ग्रह माना जाता है, उनकी दृष्टि में अगर मंगल आ जाता है, गुरु की दृष्टि कहां कहां पे पड़ती है वो मैं एक बार आपको वापिस कह देता हूं। पहले शायद कहा है, अगर नहीं कहा हो तो फिर से कह देता हूं, यानी कि नए तौर से कह देता हूं। तो जैसे मंगल जहां पे बैठा है वहां से चौथे, 7वें और 8वें दृष्टि करता है, वैसे गुरु जहां पे बैठा है वहां से 5वें भाव के ऊपर दृष्टि करता है, 7वें भाव के ऊपर करता है और 9वें स्थान के ऊपर दृष्टि करता है। यानी कि अपनी कुंडली में गुरु जहां पे बैठा है वहां से 5वें स्थान के ऊपर मंगल हो, वहां से 7वें स्थान के ऊपर मंगल हो, या तो वहां से 9वें स्थान के ऊपर मंगल हो, तो समझ लेना कि आपकी कुंडली में वो मंगल दोष नहीं है, यानी कि मंगल आपको नड़ता नहीं है। उसके अलावा भाग्यशाली अगर समझ लो कि मंगल वो जहां पे पड़ा है वहां पे 9 नंबर है या तो 12 नंबर है, यानी कि धन राशि का मंगल हो या तो मीन राशि का मंगल हो, तो वो भी नड़ता नहीं है, क्योंकि वो मित्र क्षेत्री कहा जाता है। यानी कि गुरु और मंगल वो दोनों मित्र हैं। अगर मंगल गुरु की ये दोनों राशियां हैं धन और मीन, वो दोनों में से कोई भी एक राशि में, यानी कि जहां पे मंगल है वहां पे 9 नंबर है या तो 12 नंबर है, तो समझ लेना कि आपको मंगल कुछ भी खराब करेगा नहीं, क्योंकि वो स्व मित्र क्षेत्री बोला जाता है, यानी कि अपना खुद के मित्र का क्षेत्र बोला जाता है, तो वहां पे मंगल कुछ भी आपका बुरा करेगा नहीं। उसके पश्चात अगर समझ लो कि एक व्यक्ति को, यानी कि युवक को या तो युवती को मांगलिक कुंडली हो, मंगल दोष वाली कुंडली हो, अगर वो दोनों पात्र मंगल दोष वाले हो,
तो अभी वो मंगल आपका इतना बुरा नहीं करेगा। यानी कि वो दोनों, मैंने कल ही आपको कहा था कि अग्नि की ज्वाला, यानी कि अग्नि की ज्वाला के अंदर एक अग्नि की ज्वाला और दूसरी अग्नि की ज्वाला एक में अंदर अंदर एक दूसरे से मिल जाती है, इस प्रकार वो कुंडली में भी युवक और युवती अगर दोनों मंगल दोष वाले हो तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ रहने का प्रयत्न करेंगे, तो उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लो कि वह मंगल आपकी जो कुंडली में है, वो मंगल अगर बाल्यावस्था का हो, अगर वो मंगल वृद्ध अवस्था का हो या तो मृता अवस्था का हो, तो अभी मंगल आपका कुछ बुरा नहीं करेगा। यानी कि मंगल बाल्यावस्था यानी कि शुरुआत का जो बालक की जो उम्र का होता है वैसा हो तो अभी बुरा नहीं कर पाएगा। अगर वो मंगल वृद्धावस्था यानी कि वृद्ध व्यक्ति जैसा हो तो अभी आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। अगर वो मंगल मृतावस्था का हो यानी कि मृत यानी कि जो मरने की परिस्थिति के ऊपर हो तो अभी वो आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से कहा जाता है। अगर वो मंगल रोचक नाम के राजयोग के अंतर्गत होता है तो अभी आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता है। यानी कि कितना भी मांगलिक कुंडली हो तो अभी आपको मंगल वो नड़ेगा नहीं। वो रोचक राजयोग कैसे बोला जाता है तो भाग्यशाली मैं आपको कहता हूं, पर ध्यान से सुनिए। ये मैंने बॉक्स के नंबर लिखे हैं। यानी कि पहला भाव बोला जाता है, ये चौथा भाव, ये सातवां भाव और ये 10वां भाव। ऐसे ये कुंडली में बराबर केंद्र के 4 स्थान होते हैं, जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां। आप देखते होंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 साइड में है, ये 2 साइड में, ये 2 साइड में और ये 2 साइड में, तो अभी बनता है ये पूरा केंद्र। यानी कि बीचों बीच जो होता है उनको केंद्र कहा जाता है। यानी कि पहला, चौथा, सातवां और 8वां ये 4 भाव केंद्र कहा जाता है। ये 2 भाव को खड्डा बोला जाता है। आप देखते होंगे, आपको पता चलेगा कि खड्डा ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होता है। तो वहां पे यानी कि नीचे का स्थान, जो खड्डे का स्थान, ये 6ठा और 8वां बोला जाता है। ये 12वां स्थान भी खड्डे के समान ही यानी कि खड्डा ही बोला जाता है। वो व्यय स्थान है, खर्च का स्थान है, तो ये 12वां स्थान व्यय स्थान बोला जाता है। अभी रोचक राजयोग कैसे बनता है, यानी कि केंद्र में यानी कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर मंगल स्वग्रही हो या तो उच्च का होता हो तो वो रोचक नाम का राजयोग बनता है। यानी कि मंगल या तो इधर हो या तो इधर हो या तो इधर हो या तो इधर हो, और उसमें अगर 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो या तो 10 नंबर लिखा हो तो वो मंगल रोचक राजयोग करता है। फिर से एक बार कहता हूं, मंगल ये चारों 4 केंद्र स्थान के अंतर्गत कोई भी एक खाने में हो, या तो पहले, चौथे, सातवें और 10वें में हो, और वहां पे बैठा हुआ मंगल का के वहां 1 नंबर लिखा हो या तो 8 नंबर लिखा हो या तो फिर 10 नंबर लिखा हो, तो वो मंगल दोष नरता नहीं है, यानी कि वो रोचक नाम का राजयोग बनता है। उसके अलावा अगर समझ लो कि मंगल जहां पे बैठा है उस ग्रह का स्वामी अगर मंगल के वहां यानी कि मंगल का जहां पे घर है वहां पे बैठा हो, यानी कि एक ग्रह वो दूसरे ग्रह के घर में बैठा हो और दूसरा ग्रह वो पहले जो ग्रह है उसके अंतर्गत बैठा हो, यानी कि जैसे समझ लो परिवर्तन राजयोग कहा जाता है वैसा भी मंगल हो तो अभी वो मंगल आपका बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो परिवर्तन राजयोग में कहा जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे कि समझ लो मंगल अगर समझ लो कि इधर हो, मंगल इधर हो और चंद्र वो मंगल के घर में हो,
भाग्यशाली आप देखते रहो। मंगल अगर इधर हो, अभी ये 4 नंबर यानी कि कर्क राशि बोली जाती है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। वो चंद्र कहाँ पे है? तो वो मंगल के घर, और मंगल कहाँ पे? तो चंद्र के घर, यानी कि चंद्र जो है वो मंगल के घर और मंगल है चंद्र के वहां, तो ये परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। वैसा ही समझ लो कि अगर ये मंगल ऐसा समझ लो कि वो इधर बैठा हो, अगर मंगल इधर बैठा हो यानी कि स्थान 7वें स्थान के ऊपर हो और वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ हो, तो इसका स्वामी हुआ शुक्र, और शुक्र बैठा है इधर, और शुक्र जहां पे बैठा है वहां पे जो नंबर लिखा हुआ उसका स्वामी है मंगल। तो मंगल शुक्र के घर और शुक्र मंगल के घर बैठा हो, यानी कि यह ग्रह ये जो घर है उसका स्वामी मंगल के वहां और मंगल का स्वामी इसके वहां एक दूसरे के घर में बैठा हो, तो उसको परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। परिवर्तन राजयोग जब बनता है तो अभी वो मंगल आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, यानी कि वो मंगलिक कुंडली होते हुए भी आपके जीवन काल के अंदर वो मंगल बुरा नहीं करेगा, परंतु अच्छा करने का प्रयत्न करेगा। अभी शुभ ग्रह या शुक्र 7वें या तो 8वें स्थान को प्रभावित करता हो। शुक्र या तो शुभ ग्रह जैसे कि चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, यह ग्रह 7वें और 8वें स्थान के ऊपर 8वें स्थान को प्रभावित करता हो, यानी कि वहां का स्वामी हो, या तो फिर समझ लो कि वहां वो ग्रह को देखता हो, तो भी बोला जाता है कि वो मंगल आपका बुरा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सभी बातों को समझना चाहिए। अगर मंगल शुभ कर्तरी राजयोग में हो, जैसे मैंने कल आपको पाप कर्तरी राजयोग कहा था, वैसा ही एक राजयोग आता है शुभ कर्तरी राजयोग। तो शुभ कर्तरी राजयोग के अंतर्गत कहा जाता है कि मंगल जहां पे बैठा हुआ है वहां से एक स्थान आगे और एक स्थान पीछे। मैंने जब कल आपको कहा था कि मंगल जहां पे बैठा है वहां से एक स्थान आगे और एक स्थान पीछे पाप ग्रह हो, यानी कि सूर्य, शनि, राहु और केतु। वैसे ही आज आपको कह रहा हूं कि शुभ कर्तरी योग में मंगल जहां पे बैठा है वहां से एक ग्रह, एक भाव आगे और एक भाव पीछे बराबर जो शुभ ग्रह यानी कि चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, उसमें से कोई एक ग्रह आगे और एक ग्रह पीछे, मंगल के एक ग्रह आगे, एक स्थान आगे और एक स्थान पीछे बैठा हो, तो बोला जाता है कि वो शुभ कर्तरी नाम का राजयोग करता है। तो वो शुभ कर्तरी नाम का राजयोग अगर बनता है तो अभी आपका मंगल कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से कहा जाता है। तो वैसा ये मंगल कहा जाता है। भाग्यशाली मंगल को अवश्य में ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपको मैं कहता हूं कि अगर आपकी मंगल दोष वाली कुंडली है, आपकी कुंडली के अंतर्गत जो मंगल है वो मांगलिक है, यानी कि मंगल दोष आपकी कुंडली के अंतर्गत आपके ऊपर मंगल दोष है, तो भाग्यशाली कहा जाता है कि आपको विशेष प्रकार से बोला जाता है कि मंगल का रंग लाल है, तो हमारे जो 9 पद है उसमें सिद्ध भगवंत उनका भी लाल वर्ण है, तो उनको याद करना चाहिए। और उसके साथ वासुपूज्य स्वामी भगवान को भी विशेष करके उनकी आराधना और साधना करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन काल के अंदर कोई भी प्रकार का मंगल दोष हो वो टल जाए, दूर हो जाए। और उसके लिए मंगलवार के दिन से 20 दिन तक लगातार अपने जीवन काल के अंतर्गत लाल बैठके के ऊपर यानी कि लाल आसन के ऊपर लाल माला लेते हुए, और मैं जो आपको मंत्र बोलूं
वो मंत्र गिनना चाहिए। पूर्व या तो उत्तर दिशा की ओर वहां पे दृष्टि करते हुए, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा यानी कि ईस्ट या तो नॉर्थ मुख की समक्ष मुख रखते हुए हमें इस प्रकार ये मंत्रोच्चार करना चाहिए। बोला जाता है वो मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना और हर रोज उसकी 20 माला 20 दिन तक लगातार गिनना होगा और बाद में 21वां दिन से हर रोज सिर्फ एक माला गिनोगे तो भी चल पाएगा। तो इस प्रकार करना चाहिए मंगल दोष वाले को। कहा जाता है कि कौन सा मंत्र, तो ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम वासुपूज्य प्रभो नमस्तुभ्यम मम शांतिम शांतिम। यह मंत्र का जाप आप आपके जीवन काल के अंतर्गत करते हो तो मंगल आपका एक प्रकार का जो दोष वाला है वो मंगल का दोष धीरे धीरे करते करते खत्म हो जाएगा और आपका पुण्य कर्म उदय में आएगा और आपका कोई भी काम वो आसानी से परिपूर्ण हो पाएगा। इसलिए वापिस एक बार मंत्र का जाप यानी कि मंत्र बोल रहा हूं, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम वासुपूज्य प्रभो नमस्तुभ्यम मम शांतिम शांतिम। वो मंत्र का जाप विशेष करके उसकी आराधना 20 दिन तक लगातार हर रोज 20 माला के अनुसार गिनने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी भाग्यशाली हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि 12 भाव के अंदर 12 बॉक्स में संक्षिप्त में क्या क्या देखा जाता है, किस प्रकार की बात उसके अंदर आती है, वो विशेष प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे तो विस्तृत माहिती के अनुसार बहुत कुछ चीजें उसमें दिखाई देती है परंतु विशेष नहीं, परंतु मैं आज आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करता हूं कि 12 भाव में यानी कि कुंडली में 12 बॉक्स के अंदर क्या क्या देखा जाता है। यानी कि पहले भाव में क्या देखा जाता है विजय, दूसरे भाव में क्या देखा जाता है, तीसरे भाव में क्या देखा जाता है। इस प्रकार से मैं आपको संक्षिप्त में उसका वर्णन, वो बात मैं आपको अभी कह रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना। बराबर अभी कुंडली में 12 भाव होते हैं जिसको 12 बॉक्स बोला जाए, 12 खाने बोला जाए तो वो 12 भाव या तो 12 खाने होते हैं। सबसे पहले यह पहला स्थान बोला जाता है। तो पहले स्थान में क्या देखा जाता है, तो जिनकी कुंडली है उनके मन के विचार देखा जाता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी वो देखा जाता है, उनका शरीर कैसा होगा यानी कि लंबा होगा या ठींगू होगा या मोटा होगा या पतला होगा, या तो उनके मन के विचार कैसे होंगे, उनका शरीर का कलर कौन सा होगा, वो सभी बातें पहले भाव के अंतर्गत देखा जाता है। उनकी विचारधाराएं कैसी होगी वो भी पहले भाव के अंदर देखा जाता है। अभी दूसरे भाव की बात करते तो दूसरे भाव में धन देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, कुटुंबी जन देखा जाता है और उसके अलावा वाणी देखा जाता है कि उनकी बोलने की व्यक्तित्व की कला कैसी होगी, वो दूसरे भाव के अंतर्गत देखा जाता है। तीसरे भाव में इधर बोला जाता है कि भाई बहन और पराक्रम देखा जाता है। वो व्यक्ति मायकांगला होगा या सुरवीर होगा, पराक्रमी होगा, उसके भाई भांडू, उनके बहन, उनके भाई कितने संख्या के अंतर्गत होंगे, वो सभी बातें ये तीसरे भाव के अंदर दिखा जाता है। चौथे भाव के अंदर माता सुख वैभव यानी कि माता का सुख कैसा मिलेगा, गाड़ी मोटर बंगलो स्थावर मिलकत आदि वगैरह उनके जीवन काल के अंदर कैसा मिलेगा, उसका सुख कैसा होगा, वो बाबतें चौथे भाव के अंदर देखा जाता है। पांचवें भाव के अंतर्गत देखा जाता है जो संतान बोला जाता है। साधु बन गए तो शिष्य परिवार देखा जाता है, उनके अलावा उनका विद्या देखा जाता है, वो कितनी अलग अलग कलाओं का स्वामी बनेगा, उसके बाद यह 5वें स्थान के अंतर्गत देखा जाता है। शेयर बाजार भी देख रहे हैं तो 5वें स्थान के ऊपर देख सकते हैं। छठा भाव है वो रोग शत्रु और मौसार यानी कि उनके शत्रु कैसे होंगे, क्या उनके शत्रु का विजय होगा या तो फिर वो शत्रु को हराते हुए विजय प्राप्त करेगा, उसके बाद छठे स्थान के ऊपर देखा जाता है। उसके अलावा मौसार पक्ष यानी कि वो शादी आदि वगैरह करेगा तो क्या
बहुत अच्छा प्रकार का मामेर आदि वगैरह आएगा। मौसाल पक्ष उनका कैसा होगा उसकी बातें, और रोग शोक आदि वगैरह की बातें, यानी कि रोग, शरीर शारीरिक रोग आदि वगैरह उसमें देखा जाता है। अभी यह है 7वां स्थान, वहां पे शादी विवाह देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है, बिजनेस देखा जाता है, और ये कारोबार की बातें इधर देखी जाती है, और लाइफ पार्टनर इधर देखा जाता है। भागीदारी में भी अगर कोई धंधा बिजनेस पार्टनरशिप में करना है तो वो भी इधर देखा जाता है। 8वें स्थान के ऊपर अचानक कोई धन प्राप्ति हो, अचानक लॉटरी लग जाए तो वो इधर देखा जाता है। आयुष्य भी हमारा इधर देखा जाता है कि कितना मजबूत आयुष्य है, हम लंबे समय तक जी पाएंगे या तो फिर शॉर्ट समय तक, वो सभी बातें इधर देखी जाती है। तो ये बात इधर आती है। अभी 9वें स्थान के ऊपर क्या हम दीक्षा लेंगे कि नहीं, हमारे अंतर्गत कोई दीक्षा का योग है कि नहीं, हमारा भाग्य कैसा पावरफुल है या तो निर्बल है, उसकी बात भी इधर देखी जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति धार्मिक होगा या तो फिर नास्तिक होगा, उसकी बात भी इधर देखी जाती है। तो ये बातें 9वें स्थान के ऊपर देखा जाता है। 10वें स्थान के ऊपर राजकारण, पॉलिटिक्स, पिता का सुख, पिता के बाद में माल मिलकत आदि वगैरह हमें मिलेगा कि नहीं, पिता से मनमेल होगा कि नहीं। व्यापार की बात भी इधर देखी जाती है। व्यापार इधर एक तो बिजनेस और इधर भी बिजनेस देखा जाता है। तो 10वें स्थान के ऊपर ये देखा जाता है। अभी आगे बात आती है 11वां स्थान। तो 11वां स्थान के ऊपर लाभ बोला जाता है, यानी कि हमें कोई भी प्रकार का लाभ हो वो इधर देखा जाता है। तो यह लाभ का स्थान बोला जाता है। 12वां नंबर का जो जगह हो उसमें 12वें भाव में हमारा व्यय, खर्चा कितना होगा, कैसा करेगा, क्या बिन फालतू खर्चा करेगा या तो धर्म के मार्ग के ऊपर खर्चा करेगा, उसके अलावा विदेश गमन लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये सभी बातें 12वें स्थान के ऊपर देखी जाती है। तो भाग्यशाली इस प्रकार यह कुंडली बोली जाती है। ऐसे तो बहुत कुछ चीजें कुंडली के अंदर आ जाती है, परंतु मैंने आपको संक्षिप्त में यह 12 भाव के अंतर्गत क्या देखा जाता है उसकी बात कही। तो विशेष ये 12 भाव को बराबर समझने का प्रयत्न करना। 12 भाव के अंतर्गत इस प्रकार देखा जाता है। अभी आपको यह हमारे क्लास की पूर्णावधि के अंतर्गत एक कन्या राशि की बात कह देता हूं कि कन्या राशि वाले जिनके नाम के अक्षर प ठ न है, जिनके नाम के शुरुआत प से या तो ठ से या तो अण से होती है, तो उन भाग्यशाली को अपने गुरु मंदिर में या तो जिन मंदिर में कौन से भगवान भरवा सकते हैं। तो सर्व उत्तम उनके लिए कहा जाता है 6ठे भगवान, 22वें भगवान और 24वें भगवान। श्रेष्ठतर भगवान है तीसरे और चौथे भगवान। श्रेष्ठ है पहले, 7वें, 9वें, 10वें और 23वें भगवान। प्रीतिकारक है 12वें भगवान और शुभ है दूसरे, 5वें, 8वें, 15वें और 70वें भगवान। इस प्रकार उनके लिए भगवान बोला जाता है। तो भाग्यशाली हमें भी इस प्रकार भगवान भरवाने का अचूक लाभ लेना चाहिए, और भगवान भरवाना है तो जरूर ये चीज को ध्यान में रखना, समझते रहना। बस आज का क्लास इधर तक मैं रखता हूं। भाग्यशाली कल से हम बराबर प्रवचन के माध्यम से प्रातः 10 बजे वास्तु शास्त्र की कुछ अद्भुत बातें जो शायद आपने न सुनी हो, न समझी हो, और आपने कभी ऐसा पढ़ा न हो, वैसा प्रकार का कुछ वास्तुशास्त्र की अद्भुत बातें मैं आपके पास, आपके समक्ष लेके आऊंगा। तो जरूर भाग्यशाली कल सुबह में प्रातः 10 बजे हम इस प्रकार फेसबुक पेज के माध्यम से सुनने का प्रयत्न करेंगे। वित्रा की आज्ञा कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।